सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का 42वां दीक्षांत समारोह संपन्न। प्रदान की गई 13,733 उपाधियां एवं 31 मेधावियों को 56 पदक। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देशव्यापी आक्रोश मार्च के तहत रेल कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। वाहन चेकिंग के दौरान रोहनिया में पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप। 10 लाख रुपए की गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। और गर्भ में ही मारी गई हजारों बच्चियों के लिए काशी के गंगा घाट पर किया गया श्राद्ध कर्म। बेटियों के बचाने का दिया गया अनोखा संदेश। और अब समाचार विस्तार से। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह को मुख्य भवन में आयोजन हुआ। भारत की प्रतिष्ठा के 2 स्तंभ हैं, प्रथम संस्कृत और द्वितीय संस्कृति। संस्कृत भाषा देववाणी है तो देशवाणी भी है। हर राष्ट्रवादी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। यह विचार बुधवार को संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में आयोजित 42वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने व्यक्त किया। उन्होंने संस्कृत एवं संस्कृति के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आदर्श जीवन शैली संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद कर आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, जिससे ऋषि मुनियों के प्राचीन ज्ञान से वे भी लाभान्वित हो सकें। महामहिम कुलाधिपति ने सरस्वती भवन पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों के बारे में बताया कि यह 1000 या उससे पूर्व की पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है, जिसमें अनमोल ज्ञान राशि निहित है। इसके संरक्षण कार्य भी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा बहुत सुंदर प्रयास के साथ किया जा रहा है, जिसको गति देने के लिए कंप्यूटर क्रय करने का भी निर्देश दिया गया है। पांडुलिपियों का प्रकाशन कराकर व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम एवं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी शास्त्रीबुद्धे ने कहा कि संस्कृत मात्र एक भाषा ही नहीं, अपितु भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को समेटने वाली अमूल्य निधि है, जो समस्त भारतीयों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। संस्कृत के ज्ञान के बिना भारत को जानना पूर्ण संभव नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय की ऐतिहासिकता पर चर्चा करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ काल से ही देश विदेश के छात्र अध्ययन व अनुसंधान के लिए आते रहे हैं। आज भी दर्जनों विदेशी छात्र शोध कार्य में संलग्न हैं। भारतवर्ष में संस्कृत विद्याओं के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु स्थापित यह प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र है, जहां से प्रचारित धर्म संस्कृति परंपरा से संबद्ध संदेश सूर्य रश्मि की भांति भारत सहित पूरे विश्व को अलौकिक कर रहा है। समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व सारस्वत अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी थी। प्रारंभ में कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा के द्वारा मंच पर आसीन अतिथियों का एकल पुष्प अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि यह संस्थान भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कुलाधिपति के हाथों से पदक प्राप्त कर मेधावी छात्र छात्राओं में अति उत्साह देखने को मिला। महामहिम कुलाधिपति के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों के विद्यालयों में विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं क्रमशः निबंध, चित्रकला, कहानी लेखन एवं कथा वाचन में विजेताओं को क्रमशः, जिसमें मोनू राजभर, समीर, निष्ठा सेठ, नीरज गौतम, श्रेया शुक्ला, तीर्थ गौतम, श्रेयांश, आकांक्षा आराधना आदि को पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही 5 गांवों के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को भी कुलाधिपति द्वारा सारस्वत उपहार एवं स्मृति चिन्ह भी दिया गया। विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में कुल 31 मेधावियों को 56 पदक कुलाधिपति के द्वारा प्रदान किया गया। कुल सचिव राकेश कुमार के द्वारा उपाधिधारक छात्र छात्राओं का उपस्थापन किया गया। दीक्षांत समारोह में 13,733 उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम का प्रारंभ पौराणिक एवं वैदिक मंगलाचरण से किया गया। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, मेयर अशोक कुमार तिवारी, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग, विधायक रमेश जायसवाल, जिलाधिकारी चंदौली निखिल टीफू, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, प्रोफेसर फूल चंद्र जैन प्रेमी, प्रोफेसर दुर्गानंदन प्रसाद तिवारी, विद्या एवं कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित छात्र एवं छात्राएं उपस्थित थे। संस्कृत विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के संकल्प के अनुसार नए पाठ्यक्रमों का निर्माण, पुराने का संशोधन एवं परिवर्तन कर नवाचार पूर्वक उसे प्रारंभ किया, जो प्रशंसनीय है। वर्तमान भारत सरकार संस्कृत शिक्षा को विस्तारित करने हेतु संकल्पित है एवं संस्कृत के विकास हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। संस्कृत विद्याएं सर्वसाधारण तक पहुंचे,
इसी उद्देश्य से ऑनलाइन संस्कृत शिक्षा केंद्र की यहाँ स्थापना की। मुझे विश्वास है कि यह केंद्र सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहा होगा। बस एक ही विषय में निम्बार्क वेदांत में टॉप करने पर ये 7 पदक मिले हैं। क्या आगे क्या लक्ष्य है, क्या विचार बनाया है? आगे मैं प्रोफेसर बन के कुलपति बनना चाहूँगी। संस्कृत से ही? जी। आगे संस्कृत के लिए कोई क्या योगदान करना चाहती हैं? संस्कृत के लिए बच्चों को, विशेष करके गरीब बच्चों को राह दिखाऊंगी कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनकी भविष्य उज्जवल होगा, उनको किसी प्रकार की कठिनाई महसूस ना हो, संस्कृत को बहुत सुंदर से सरलता से पढ़े, आगे बढ़े। जी, मुझे आज 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। शुक्ल यजुर्वेद विषय से, वेद का विषय है शुक्ल यजुर्वेद, इस पर 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। क्या कहेंगे संस्कृत को लेकर? आप संस्कृत में आपने गोल्ड मेडल पाया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, संस्कृत तो हमारे प्राण है, प्राण का आधार है। जिस प्रकार पूरे विश्व की धरोहर है, संस्कृत के बिना कुछ भी नहीं है। आधार स्तंभ है हमारी संस्कृति, संस्कृत साहित्य का, तो इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो संस्कृत को सभी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। संस्कृत विज्ञान है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। तो हिमाचल के आप रहने वाले, संस्कृत में कैसे रुचि आई आपकी? जी, मैं पहले से ही जो है संस्कृत के प्रति मेरा बचपन से काफ़ी प्रेम था। संस्कृत में जो मेरे ज्येष्ठ लोग हैं, चाचा जी थे, वो पढ़ते थे, उनको देख के सुनता था, देखता था उनको। फिर उससे मेरे को भी रुचि हुई कि मुझे भी पढ़नी, मुझे भी अच्छी लगने लगी। शुरू में तो थोड़ा समझ नहीं आता था, तो गुरुजनों का बढ़िया मार्गदर्शन रहा। मैं वहाँ पढ़ा, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हुई। फिर आगे के लिए इस विश्वविद्यालय में आया। ये भी शायद पुण्य कर्म अच्छे होंगे तभी इस विश्वविद्यालय में वो मिला, प्रवेश मिला। एनपीएस और यूपीएस के विरोध में नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन तथा इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मशाल जुलूस निकाला। एनपीएस यूपीएस के विरोध में और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर देशव्यापी आक्रोश मार्च के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे और बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप के रेल कर्मियों ने डीआरएम ऑफिस लहरतारा में वाराणसी कैंट स्टेशन तक मशाल जुलूस निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। मशाल जुलूस का नेतृत्व कर रहे एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने कहा कि एनपीएस यूपीएस कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसमें बहुत खामियां हैं, जिसके चलते एनपीएस यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का बुढ़ापा और भविष्य खतरे में है। अतः हमारी मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करे। उन्होंने कहा कि हमारी संगठन फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे एवं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने की लड़ाई को पूर्वोत्तर रेलवे में पुरजोर तरीके से लड़ रही है और रेल कर्मियों के उनके अधिकारों, सुख सुविधाओं, बेहतरी के लिए आगे भी निरंतर तत्पर रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन गार्ड काउंसिल, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनर यूनियन, ऑल इंडिया पॉइंट्स मैन एसोसिएशन, ओबीसी एवं एससी एसटी एसोसिएशन सहित कई अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया। हमारी मांग भारत सरकार से सिर्फ एक ही है। हम एनपीएस से ओपीएस की मांग कर रहे थे। एनपीएस से यूपीएस मात्र एक छलावा है, जिसमें 10% की कटौती हमारी की जा रही है। तो कहीं से भी कहीं वो पुरानी पेंशन नहीं हो सकती है। और जिस तरह से हमारे दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन उस पर सरकार के फैसले पे अपनी मुहर लगा रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपना नेतृत्व भूल चुके हैं और अपनी नेतृत्व को गिरवी रख दिए हैं। इसके लिए आज यहाँ पे वाराणसी से इतने भारी संख्या में कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एनपीएस से यूपीएस जो लाया गया है, उस फार्मूले को टोटली कर्मचारियों ने नकार दिया है और सरकार इस पे सोचने के लिए विवश हो, अन्यथा इससे उग्र आंदोलन हम लोग एख्तियार करेंगे। और जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन, उसको लेने के लिए जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाने को तैयार है सर। सामाजिक संस्था आगमन द्वारा अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया गया। अपने सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए आगमन सामाजिक संस्था ने उन अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष की 9वीं पर श्राद्ध कर्म किया, जिनकी हत्या नहीं की गई बल्कि मां के कोख में उन लोगों ने ही करा दिया, जिसे हम सब माता पिता परिजन कहते हैं। संस्था का स्पष्ट विचार है कि कोख में मारी गई उन अभागी बेटियों को जीने का अधिकार तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। लगातार गर्भ में मारी जा रही अजन्मी अभागी बेटियों की मोक्ष के लिए मोक्ष की नगरी काशी में 11वें वर्ष भी मोक्ष दिलाने हेतु सविधिक श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ। गंगा तट के दशाश्वमेध घाट पर गर्भ में मारी गई बेटियों के मोक्ष की कामना के लिए आगमन सामाजिक संस्था के द्वारा वैदिक ग्रंथों में वर्णित परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म और जल तर्पण संपन्न कराया गया। गंगा तट पर मिट्टी के बनी
पुरानी वेदी पर 18,000 पिंड निर्माण कर मंत्रों से आवाहन कर बारी बारी मृतक को प्रतीक स्वरूप स्थापित करने के बाद मंत्र के अभिषिंचन से उनके मोक्ष की कामना की गई। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के बीच श्राद्धकर्ता संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने 18,000 बेटियों का पिंडदान और जल तर्पण के उपरांत ब्राह्मण भोजन के साथ आयोजन संपन्न कराया। श्राद्ध कर्म जल तर्पण आचार्य दिनेश शंकर दुबे के नेतृत्व में सीताराम पाठक, नितिन गोस्वामी, उमेश तिवारी, बजरंगी पांडे ने किया। पिंड निर्माण कार्य में जादूगर जितेंद्र, किरण, राहुल गुप्ता, साधना, गुड्डो, सन्नी कुमार, हरिकृष्ण प्रेमी, अरुण कुमार गुप्ता, मानस चौरसिया, राजकुमार, ओम प्रकाश, मदन गुप्ता, भानु, सोनी और गोपाल शर्मा रहे। जबकि श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में काशी सहित देश के 5 राज्य के स्त्री पुरुष रहे। विगत 11 सालों से ये कहा जाए कि 11वां साल है हम लोग तर्पण कर रहे हैं। इस तर्पण और श्राद्ध कर्म के पीछे का जो मकसद है वो साफ साफ मकसद हम लोगों का ये है कि जो बेटियां मारी जा रही हैं, जिन्हें बोझ समझा जा रहा है, वो बोझ नहीं है। सबसे जो दुर्भाग्य की बात है कि आमतौर पर लोग ये समझ के चलते हैं कि ये एक सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन वो बेटियां जब बड़ी होती हैं तो वो पितृरूप की जगह प्रेत रूप धारण करती हैं और वो परिवार के परेशानी का वजह बनता है। तो हम लोग इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को न मारें, बेटियों को समय दें। बेटियां चांद तारों तक अब पहुँची हैं और बहुत आगे गई हैं, तो समझा जा सकता है कि उनका संबल होना चाहिए। हम लोग इस बार 18,000 बेटियों को कर रहे हैं और इस तरह 11वें साल ये संख्या पूरी 1,01,000 हो जाएगा। इसके आचार्य दिनेश शंकर दुबे जी होते हैं, स्थान दशाश्वमेध घाट होता है और जो सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता है वो बाबू महाराज का प्राप्त होता है। तो समझ सकते हैं कि दिनेश दुबे जी जहाँ पूजा संपन्न कराते हैं अपने 5 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, वहीं बाकी के लोग सहयोग में रहते हैं। संस्था विगत 11 वर्षों से यहाँ काशी दशाश्वमेध घाट पे उनकी मोक्ष कामना के लिए असंख्य पिंडदान करती है। जैसा कि इस बार हम लोगों का लक्ष्य प्राप्ति 1 लाख तक हो जाएगा। हर साल कभी 15,000 कभी 18,000 की संख्या में हम लोग पिंडदान करते हैं। तो निश्चित रूप से उन हूत आत्माओं को शांति मिलेगी जिनके परिवार के लोग लज्जा के कारण कभी उनको नहीं याद कर पाते। और आज ये संस्था विगत 11 वर्षों से ऐसी हूत आत्माओं के शांति के लिए काशी में मोक्ष प्रदान करने के निमित्त ये मात्र नवमी की तिथि पे उनके नाम से असंख्य पिंडदान करती है। निश्चित रूप से वो आत्माएं तृप्त होंगी। काशी में उनको जल व पिंड के द्वारा उनको पुष्ट किया जाएगा। आज वही एक मान लीजिए एक महा उत्सव है उनके निमित्त, अजन्मी कन्याओं के निमित्त। रोहनिया पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 10 लाख रुपए कीमत के करीब 65 किलो गांजे को बरामद किया गया। रोहनिया थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 65.772 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में इस्तेमाल किए गए 2 4 पहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इसका खुलासा डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने गुरुवार को किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गुरुवार को हेरिटेज हॉस्पिटल भदवर के पास अंडरपास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 32 वर्षीय अजय आलोक मंडल निवासी सोनारी जमशेदपुर झारखंड, मोहम्मद मंसूर आलम 35 वर्षीय निवासी गोलमुरी जमशेदपुर झारखंड, 37 वर्षीय चेतन मुखी निवासी वर्मा माइंस जमशेदपुर झारखंड शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 65.772 किलो अवैध गांजा, 2 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और मारुति डिजायर, 4 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड और 970 रुपये नकद बरामद हुए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे गांजा कम कीमत पर खरीदकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए स्थानीय बाजारों में बेचने की योजना बना रहे थे। ये थाना क्षेत्र रोहनिया में 2 व्हीकल पकड़े गए हैं, फॉर्च्यूनर और रचुट डिजायर। एक जो व्हीकल है वो झारखंड की नंबर प्लेट है, दूसरे में छत्तीसगढ़ की है। इसमें 65 किलो 772 ग्राम अवैध गांजा पकड़ा गया है। इसमें 3 अभियुक्त जो है उनको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। एक का नाम अजय आलोक है, दूसरे मोहम्मद मंसूर आलम और तीसरे चेतन मुखी। ये तीनों जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि जो व्हीकल्स हैं इनके जो मालिक हैं इन्होंने इन्हें भेजा था इस खेप के साथ में, और ये जनपद बनारस और आसपास के जनपदों में इसको बेचते, सस्ते दाम में खरीद के इसको महंगे इसमें दाम में बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक ए के मिश्र ने पत्रकार वार्ता किया। बीएसएनएल के शिवपुरवा स्थित सभा कक्ष में बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक ए के मिश्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल के महाप्रबंधक बाबूराम, आर के जायसवाल, वाराणसी व्यापार क्षेत्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता भी उपस्थित थे। ए के मिश्र मुख्य महाप्रबंधक ने बीएसएनएल की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा किया। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल की 4G सेवा जुलाई 2024 से उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है और जनता ने इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। जुलाई से अब तक 12 लाख नए कस्टमर बीएसएनएल संग जुड़े हैं। इनमें से 3.25 लाख कस्टमर बीएसएनएल में पोर्ट इन हुए हैं।
यह बदलते भारत का बदलता बीएसएनएल है। सभी निजी ऑपरेटर्स ने अपनी टैरिफ बढ़ा दी, किंतु बीएसएनएल अपनी 4G सेवा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान कर रहा है। बीएसएनएल ने उत्तर प्रदेश पूर्वी परिमंडल में अब तक 6300 टावर में से 2300 टावर को 4G में कन्वर्ट कर दिया है। 80% टावर को दिसंबर 2024 तक और मार्च 2025 तक 100% टावर को 4G में कन्वर्ट कर देना है। बीएसएनएल का 4G टावर 5G कंपोर्टेबल है, अतः जैसे ही 4G टावर लगाने का कार्य खत्म हो जाएगा, केवल एक छोटी सी तकनीकी सुधार करके 5G सेवा शुरू की जा सकती है। भारत सरकार के निर्देशानुसार वाराणसी क्षेत्र के 43 दुर्गम स्थलों पर जहां पहले किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं था, वहां बीएसएनएल ने 4G टावर लगाया है। भारत सरकार के मार्गदर्शन में बीएसएनएल घर घर फाइबर योजना की शुरुआत करने जा रही है। बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन के द्वारा जनता को सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधा देने को प्रयासरत है। कोई भी, चाहे वो छात्र हो या कोई बेरोजगार, इससे जुड़कर रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। आप आए, बीएसएनएल से जुड़ें और बहुत ज़्यादा आपको रोजगार के यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि अगर आप हमारे माध्यम से आप केवल कोई भी कनेक्शन अगर आप हमको लाते हैं तो उसमें आकर्षक 1 महीने का जो हमारा मंथली प्लान होता है उसमें आपको हम कमीशन या इंसेंटिव देते हैं। अगर आप एक दिन में 500 का प्लान लाते हैं एक कनेक्शन, तो 30 दिन में 15,000 रुपये आपको अपने गार्ड का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे अप्रेंटिस कर रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपके ईष्ट मित्र नाते रिश्तेदार उन सब में घर घर फाइबर की योजना का केवल आपको हमको लीड ला के देनी है, बताना है कि ये उपभोक्ता हमारे कनेक्शन बीएसएनएल लेना चाहते हैं, भारतनेट फाइबर लेना चाहते हैं। उनको अपफ्रंट कमीशन उनके ऐप के माध्यम से मिल जाएगा। उसके लिए कहीं पे उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको कनेक्शन बुक करके और जैसे ही कस्टमर हमारा पे करता है, इधर कस्टमर का पेमेंट आया और आपके पास 1 महीने का पूरा का पूरा कमीशन आपके खाते में चला जाता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड, दिस इज आवर कॉलेज एंड वी क्रिएट आवर फ्यूचर ओवर हियर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी द्वारा 21 से 30 सितंबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर ए वाराणसी के निर्देशानुसार 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी द्वारा 21 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 287 आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में विभिन्न जनपदों से 455 एनसीसी कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 295 छात्र में 160 छात्राएं सम्मिलित हैं। 25 सितंबर 2024 को कर्नल शैलेश एआरओ वाराणसी के द्वारा कैडेटों को सेना में भर्ती के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न सैन्य कार्रवाइयों एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यतः फायरिंग ड्रिल, फील्ड एरिया में टेंट पिंचिंग, मैप रीडिंग एवं व्यक्तित्व विकास पर ट्रेनिंग टीमों द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है। कैडेट्स को मोटिवेट करने के लिए और भारतीय सेना में किस प्रकार की एंट्रियां हैं, भारतीय सेना में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए। तो भारतीय सेना आप सभी को पता है देश के बढ़ोतरी में काफ़ी योगदान दे रही है और ये एनसीसी के बच्चे देश का भविष्य हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करना हम सबका फ़र्ज़ है और इनको उसी के प्रति मोटिवेट करना हमारा निहायती कर्तव्य बनता है। इसी कारण हम आज यहाँ पर हैं और इनको प्रेरित करना चाहेंगे कि भारतीय सेना में अफसर बनके या अग्निवीर योजना के तहत फौज में आकर के अपनी सेवाएं प्रदान करें और देश की बेहतरी में अपना योगदान। रामनगर की रामलीला में राम वनगमन तथा निषाद मिलन का अद्भुत मंचन देख श्रद्धालु भाव विभोर उठे।
रामायण की रामलीला के 9वें दिन राम वनगमन, निषाद मिलन, लक्ष्मण के गीता उपदेश का मंचन हुआ। इस दौरान अयोध्या कांड के 57 से 93 तक के दोहे की लीला संपन्न हुई। राम को वन जाते देख लीला प्रेमियों की आंखें नम हो गई। श्री राम के वन की ओर बढ़ते ही भारी विषाद छा गया। नगर में हाहाकार सुना नहीं जा रहा था। लंका में अपशकुन होने लगे। अयोध्या में शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद में डूब गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। राम वन के लिए निकले तो लंका में रावण को बुरे सपने दिखाई देने लगे। सीता और लक्ष्मण भी वन जाने को तैयार हो गए। सभी ने समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। कैकेयी के कटु वचन सुनकर दशरथ अचेत हो गए। राम उन्हें प्रणाम करके गुरु वशिष्ठ को अयोध्या की देखरेख करने के लिए कहकर वन चल पड़े। यह देख देवता प्रसन्न उठे। होश में आने पर दशरथ सुमंत से पूछते हैं कि राम वन को चले गए, अब आगे प्राण शरीर से नहीं जाते, किस सुख के लिए भटक रहे हैं। वह रथ लेकर सुमंत को राम को बुलाने के लिए भेजते हैं। दूसरी ओर भूमि पर शयन करते देख निषाद राज रो पड़ते हैं। सुमंत रथ लेकर आते और कहते हैं कि राजा की आज्ञा है कि आप वापस चलें। श्री राम बहुत सारे लोगों को लौटा देते हैं। अयोध्या के सभी प्राणी व्याकुल हो जाते हैं। रात बीतने के बाद सुबह श्री राम सुमंत से कहते हैं कि रथ इस प्रकार चलाएं कि मार्ग में पहिए के निशान न मिले। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी श्रृंगेश्वर पहुंचते हैं। निषाद राज समाचार पाकर कंदमूल लेकर राम के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं। राम से मिलने के बाद वह दंडवत लेट जाते हैं। उन्हें अपने गांव ले जाना चाहते हैं लेकिन राम वन में ही रहने को कहते हैं। भोजन के बाद राम सीता भूमि पर शयन करते हैं। यह देख निषाद राज रोने लगे तो लक्ष्मण ने उन्हें मोह छोड़कर सीता राम के चरण कमल में अनुराग करने को कहा। इस प्रकार राम गुण गाते गाते सवेरा हो गया। राम जाग गए। यहीं पर भगवान की आरती के बाद लीला को विश्राम दिया गया। सोरैया मेले के बाद लक्ष्मी कुंड पर बिखरे पूजन निर्माल्य को नमामि गंगे व मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा ने साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया। काशी के पौराणिक कुंडों तालाबों के संरक्षण का संदेश देकर गुरुवार को सोरैया मेले के बाद लक्ष्मी कुंड पर बिखरी गंदगी को नमामि गंगे व मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा ने साफ कर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया। इस दौरान मातृनवमी पर नमामि गंगे ने आत्मनिर्भर भारत की कामना से माता लक्ष्मी की आरती उतारकर श्री समृद्धि की कामना की। काशी के पौराणिक कुंडों, तालाबों, पोखरों, सरोवरों के संरक्षण की अपील के साथ नमामि गंगे और मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा के सदस्यों ने जीत पुत्रिका व्रत सोरैया मेले के बाद लक्ष्मी कुंड में इधर उधर बिखरे निर्माल एवं सामग्रियों को बटोरकर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी के हवाले किया। जल संरक्षण के आग्रह के बीच लक्ष्मी कुंड के आसपास नगर निगम के कर्मचारियों के सहयोग से सफाई की। कुंड के किनारे की सफाई के पूर्व सदस्यों ने नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में माता लक्ष्मी की आरती उतारी। महालक्ष्मी से खुशहाल, आत्मनिर्भर, आरोग्य और समृद्धिपूर्ण भारत की कामना की। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक बीना गुप्ता, मारवाड़ी युवा मंच अन्नपूर्णा शाखा की अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल, सचिव जयश्री जैन, कोषाध्यक्ष कोमल अग्रवाल, पर्यावरण संयोजक अर्चना बाजोरिया, रश्मि अग्रवाल, ऋतु केडिया, स्नेहा अग्रवाल, शेफाली अग्रवाल, चैताली झुंझुनवाला उपस्थित रहे। कुंडों की स्वच्छता का ख्याल रखना, संरक्षण करना हमारा भी दायित्व है। अनेकों पॉलिथीन का यहाँ पर विस्तार हुआ है। पॉलिथीन पड़े हैं, कई प्रकार की गंदगियाँ हैं जो हमारे जल, जो भूगर्भ जल हैं, हमारे कुंड हैं, उनके लिए बहुत ही अशुभदायक हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी इस बात को ग्रहण करें कि कुंडों और तालाबों की स्वच्छता हम स्वयं करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे कुंड और तालाब निरंतर ऐसे ही हमको आध्यात्मिक प्रक्रिया का जो हम लोग पालन करते हैं उनका आनंद हम ले सकें। रामनगर बलुआ घाट और सामने घाट पर हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का नजारा बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद नजर आने लगा है। रामनगर बलुआ घाट पर भ्रष्टाचार का जिन्न बाहर निकलने के साथ मौत का घाट बन गया है। 10.50 करोड़ रुपए से 132 मीटर लंबा बना पक्के घाट में भ्रष्टाचार का जिन्न इस कदर समाया है कि उसे चाहकर भी दूर नहीं किया जा सकता। 12 सितंबर को गजीबो मंडपनुमा संरचना का गुंबद गिरने से एक मजदूर की मौत होने के तीसरे दिन बारिश के पानी में डूब गया था। मंगलवार को बारिश का पानी कम होने के साथ गजीबो का बचा पिलर भी अचानक जमींदोज हो गया। यह देख दूर बैठे लोग हैरान हो गए। आसपास के लोग डर के मारे पक्के घाट पर नहीं जा रहे हैं। पहले बारिश में जब पक्के घाट का यह हाल है तो आगे न जाने क्या होगा। इन सवालों का जवाब यूपीपीसीएल के किसी अधिकारी के पास नहीं है। निर्माणाधीन पक्का घाट भ्रष्टाचार सामने आने पर अधिकारी बचने का रास्ता खोज रहे हैं। रामनगर बलुआ घाट की ही यह घटना केवल नहीं है। सामने घाट जज कोठी के बगल में भी बने नए घाट पर चेंजिंग रूम के छत की पटिया भी बाढ़ में जलमग्न होने के बाद 2 बार गिर चुकी है, जिसको आन फान में कार्यदायी संस्था के लोग मरम्मत करवाकर अपनी करतूत को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही घाट के ऊपरी हिस्से में बने मंडपनुमा गजीबो को बांस और प्लास्टिक से ढक दिया गया है ताकि कोई उसके अंदर बैठ न सके।
जिसको देखकर यही प्रतीत होता है कि कार्यदायी संस्था को इसके ढहने का अंदेशा है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। घाट किनारे बनाए गए चबूतरे भी बाढ़ की पानी की चपेट में आने के बाद धंसने लगे हैं। नए घाट की स्थिति को देखकर स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जी तोड़ प्रयास करते हुए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त संस्थाएं इसका नाजायज फायदा उठाते हुए गुणवत्ता को परे रखते हुए शहर को दीर्घकालिक तक रहने वाले विकास के कार्यों से वंचित रखते हुए मात्र सजावटी काम कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण रामनगर बलुआ घाट का नवनिर्मित पक्का घाट व सामने घाट जजगोठी के बगल में बना नया पक्का घाट है। ये बहुत सही नहीं बना है। पत्थर जो है ये जब भी पानी में डूबता है तब टूट जाता है, फिर उसको रिपेयर किया जाता है। बहुत हल्का है जो है, जो बनाया है वो बहुत हल्का बनाया है और यहाँ पे ऐसा नहीं बनना चाहिए जो है किसी के ऊपर अगर कोई अंदर जा रहा है, अगर कभी भी दुर्घटना हो जाता है तो जो है ये सोचने वाली बात है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं कहना चाहूँगा। और ये बगल में जो आपके ये बांधा हुआ है इस पर क्या करना चाहेंगे? इस पे तो देखिए एक रामनगर में ऐसा ही गिर गया है, लेकिन जो है यहाँ भी कोई ऐसा दुर्घटना हुआ नहीं है। हालांकि इस पे हम लोग बैठ करके जो है बैठते थे, इसको जो है कर दिया गया है, लेकिन जो है अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है। बात इसमें कि जो है हम इसके लिए कुछ टिप्पणी करें। रामनगर में जो घटना हुई है पानी में डूबा हुआ था, हालांकि वो मानक के अनुरूप नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो है अब यहाँ पे जो है गंगा घाट पे बन रहा है, ऐसा पत्थर लगाया जा रहा है, तो जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। जो है यहाँ पे पर्यटक आते हैं, जो है यहाँ के जो है कॉलोनी के आदमी आते हैं, सब लोग बैठते हैं यहाँ पे। किसी के ऊपर गिर जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा तो उसका जो है जिम्मेदार जो है ठेकेदार होगा, और जो है जो भी है मतलब जो है इसको सही से सही होना चाहिए। फुटबॉल के अभ्यास के माध्यम से युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सोशल स्पोर्ट्स स्कूलों की शुरुआत की गई है। भारत में फुटबॉल के अभ्यास के माध्यम से युवाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मैड्रिड मुख्यालय वाली ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों में निवेश, विकास, संचालन और प्रबंधन में अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनी रोडीज के अंतर्गत आने वाली वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड ने वाराणसी में सोशल स्पोर्ट्स स्कूलों की शुरुआत की है। यह पहल रियल मैड्रिड फाउंडेशन RMF प्रसिद्ध रियल मैड्रिड क्लब की शाखा जो दुनिया भर में अपने सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन करती है और खुशी एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से शुरू की गई है, जो कि वंचित बच्चों का समर्थन करने के लिए क्रिकेट आइकन कपिल देव द्वारा स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य कक्षा 2 से 8 तक के 200 से अधिक प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों को सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का प्रशिक्षण देना है तथा उन्हें चुनौतियों का सामना करने तथा अपनी पूर्ण क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। पहले चरण में यह कार्यक्रम 2 विद्यालयों प्राथमिक विद्यालय डाफी और वाराणसी के कंपोजिट विद्यालय नवीन में शुरू किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को एक ऐसा अनुभव प्राप्त होगा जो कि उनके शिक्षा, जीवन कौशल, विकास और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। रोडीज के ग्लोबल कम्युनिकेशंस और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर एडुआर्डो कैल्वो ने कार्यक्रम के महत्व को व्यक्त करते हुए कहा कि खेल हमारे विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। इस पहल के माध्यम से हम वाराणसी के लड़के और लड़कियों के लिए एक नए जीवन का अनुभव करने का मौका लेकर आए हैं जो अवसरों से भरा है। RMF कार्यक्रम के साथ अब हम बच्चों के समग्र विकास का पूरा चक्र पूरा कर रहे हैं। हम 2 स्कूलों में RMF कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारा शिक्षा प्लस कार्यक्रम खुशी के साथ पहले से ही प्रभावी है। हमारा मानना है कि छात्रों को शारीरिक और उपकरणों से लैस करके हम बेहतरीन सामाजिक रूप से जागरूक और सफल व्यक्तियों की एक पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। RMF कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी पहल है जो युवा छात्रों के बीच सामाजिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल की खूबियों का लाभ उठाता है। स्पोर्ट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चों को स्पोर्ट तो सिखा ही रहे हैं, साथ में जो हमारे कोचेज़ हैं वो इनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को हैंडल किया जाए, लीडरशिप कैसे लाई जाए, कोलैबोरेशन कैसे किया जाए, और ये सब चीज़ें हम स्पोर्ट्स और फुटबॉल के माध्यम से सिखा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल अगर जल्दी से आपको दें तो एक फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हर किसी को बॉल चाहिए होती है, तो बॉल लेने के लिए हर कोई एक दूसरे के पीछे भागेगा, राइट, लेकिन कैसे दूसरे को बिना हानि पहुँचाए, बिना लड़े वो बॉल आप लेकर आगे खेल सके, सबके साथ मिलकर खेल सके, यही है स्पोर्ट्समैनशिप और यही हम सिखाना चाहते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
सच के साथ।